हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में मैं बायोलॉजी को कवर करने वाली हूँ दृष्टि द विज़न की बुक से। ये सेशन ईपीएफओ के लिए इम्पॉर्टेंट तो होगा ही, इसके साथ ही स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, यूपीएससी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आइए हम बात करते हैं जैविक समुदाय का वर्गीकरण। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों और संरचना वाले जीवों का अध्ययन हम एक साथ कर सकें। जीव विज्ञान के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास में अरस्तु के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल और पादप जगत यानी किंगडम प्लांटी में बांटा। इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लीनियस ने ही जीवों के नामकरण की द्विव नाम पद्धति को विकसित किया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। पहले भाग उसका वंश होता है, यानी जीन का द्योतक होता है, जबकि दूसरा जो भाग होता है वो उसकी जाति का होता है, यानी स्पेशीज का होता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस, जहाँ पे होमो जो है ये उसका वंश है और सैपियंस जो है ये इसकी जाति है। आनुवंशिक जीव विज्ञान की सर्वाधिक मान्यता आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को किंगडम जगत यानी किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। वो किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन पांचों जगतों के बारे में, इन पांचों वर्गों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, यानी इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर मोनेरा स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, जैसे नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। वहीं बात करें प्रोटिस्टा जगत की, तो इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत पादप, जंतु और कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सील या फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं प्रोटिस्टा, जैसे कि उदाहरण एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि जो है वो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं। आगे हम बात करेंगे अगला जगत फंगी के बारे में, कवक के बारे में। तो ये फंगी जो है वो विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें फंगी को मृत जीव भी कहा जाता है। फंगी को मृत जीव भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, पेंसिलियम, मशरूम आदि जो है वो फंगी जगत के सदस्य होते हैं। तो यहाँ बॉक्स में हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सब सेलुलर, इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए के प्रोटीन आवरण घिरा हुआ होता है। सब सेलुलर प्रकार के संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जैसे वायरस, विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, लेकिन ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते। इसके लिए उन्हें परपोषी की आवश्यकता होती है। ये जीवाणु, पौधों एवं जीवों में गुणन कर वृद्धि कर सकते हैं। इन्हें निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दामित्री इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू में मोजैक रोग की खोज के दौरान किया था। सूक्ष्म जीव की खोज, वायरस की खोज। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, फ्लू, खांसी, ये सारे जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके साथ ही पोलियो और खसरा जैसे खतरनाक बीमारियां भी वायरस के कारण ही होता है। वहीं बात करें सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोटिक की, तो इनकी कोशिका संरचना साधारण होती है, जिसमें केंद्रक और उपांग यानी ऑर्गेनल्स उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सरल जीव है।
ये मोनेरा जगत के अंदर वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इनकी कोशिका संरचना जटिल होती है, जिसमें कि केंद्रक और विशेषीकृत उपांग उपस्थित होते हैं, जैसा कि प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल एसेट्रा। अधिकांश कवक परपोषित मृतजीवी होते हैं। अधिकांश कवक फंगी जो है वो परपोषी मृतजीवी होते हैं। इनमें जनन काय खंडन, विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। इनमें जनन काय खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। इनका उपयोग ब्रेड, बियर इत्यादि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गंजापन, दमा और दांत खाज का एक प्रमुख कारण जो है वो फंगस होता है। फंगस इन्फेक्शन के कारण ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फसलों में कई रोग कवक के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो फंगस के द्वारा होता है। खमीर और मशरूम भी कवक हैं। सभी प्रोटोजोआ जो हैं वो परपोषी होते हैं और प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ट्रिपैनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण भी प्रोटोजोआ ही होता है। साथ ही मलेरिया, पेचिस जैसे रोग भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। सर्दी, जुखाम और फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशील नहीं होती है, क्योंकि ये रोग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। वहीं अगले बारे में हम पादप के बारे में बात करें, यानी प्लांटी के बारे में, तो ये कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे प्लांटी के सदस्य होते हैं, प्लांटी वर्ग के सदस्य होते हैं। पादपों को कुछ उपवर्गों में भी बांटा जा सकता है, जैसे थैलोफाइटा, ये पादप के ही वर्ग हैं। इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, यानी इनकी संरचना मूल तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः एल्गी यानी शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा एसेट्रा। अगला जो समूह है वो है ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पादपों में जल और अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों में पादप वर्ग का उभयचर, इस वर्ग के पौधे को, ब्रायोफाइटा को, पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है, जैसे कि मॉस, फ्यूनेरिया और मार्केशिया एसेट्रा। अगला जो पादप के वर्ग हैं प्लांटी के, वो है टेरिडोफाइटा। इन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं, जैसे फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल एसेट्रा। तो ये तीनों जो वर्गों के प्लांटी हैं, इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो ये पौधे नग्नजीवी होते हैं, यानी इनके बीज फलों के अंदर नहीं होता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, जैसे कि पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म, इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो कि बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री, जिनमें कि एक बीजपत्र होता है, और दूसरा द्विबीजपत्री, जिनमें कि दो बीजपत्र होते हैं। आगे हम बात करेंगे एनिमेलिया, जंतु के बारे में। ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है। ये बगैर कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से बना जीवधारी वर्ग है। शारीरिक संरचना एवं अंगों के बीच विभेदीकरण के आधार पर एनिमेलिया अन्य कई संघों यानी कई फाइला में विभाजित किया जाता है। शारीरिक संरचना और अंगों के बीच विभेदीकरण के आधार पर इनको अन्य कई संघों में विभाजित किया जाता है, जैसे पेरिफेरा में। पेरिफेरा ये अत्यंत सरल शारीरिक संरचना वाले छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं। ये अचल जीव हैं जो कि किसी भी आधार से चिपके रहते हैं। एक अचल जीव है जो कि किसी आधार के जरिए चिपके रहते हैं। इनमें
ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। पेरिफेरा में ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रायः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं पेनिफेरा में, और शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है, जैसे कि साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिला एसेक्ट्रा। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ये जलीय जंतु हैं जिनका कि शरीर जो है वो कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक और बाह्य परतों के द्वारा बना होता है। इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है और इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि इसकी कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कि कोरल, जबकि कुछ जातियां एकांकी रहती हैं, जैसे कि हाइड्रा। सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, कोरल एसेक्ट्रा। प्लेटीहेल्मिंथीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीज। इन जीवों की शारीरिक संरचना पहले दोनों संघों की अपेक्षा कुछ जटिल होती है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों में हुआ है। इससे शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं और कुछ अंगों का भी विकास संभव होता है, लेकिन इनमें वास्तविक देह गुहा यानी ट्रू बॉडी सिलम नहीं होती है, जिसमें वे सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना जो है वो समान होती है। इन जीवों को चपटे कृमि भी कहा जाता है, क्योंकि इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है। इस वर्ग के उदाहरणों में फीता कृमि, लीवर फ्लूक जैसे परजीवी एवं प्लेनेरिया जैसे स्वच्छंद जीव शामिल हैं। निमेटोडा या एस्केलमिंथीज, ये भी द्विपार्श्व सममित शरीर वाले त्रिस्तरीय जीव हैं, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर के बेलनाकार होता है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन अंग तंत्र जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं और परजीवी के तौर पर दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पिन कृमि, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि एसेक्ट्रा। एनिलिडा, एनिलिडा वास्तविक देह गुहा वाले द्विपार्श्व सममित एवं त्रिस्तरीय जीव हैं। इनमें विकसित और विभेदित अंग होते हैं, जो कि शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं। एनिलिडा में ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय एनिलिडा लवणीय और अलवणीय दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि केचुआ, जोक एसेट्रा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, ठीक है। इनका शरीर जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन शरीर जो है वो खंड युक्त होता है। इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग होता है, इंसेक्टा। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, लेकिन बल्कि देह गुहा में ही रक्त से भरी होती है। रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, बल्कि देह गुहा ही रक्त से भरा होता है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे कि झींगा, तितली, मकड़ी, मक्खी, बिच्छू, केकड़े, मच्छर, तिलचट्टा, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा एसेट्रा। ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आगे हम बात करेंगे मोलस्का के बारे में। मोलस्का वर्ग के जीवधारी भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। इस वर्ग के अधिकांश जंतुओं के शरीर पर कवच पाया जाता है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इनमें खुला संवहनीय तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे कि घोंघा, सीप, ऑक्टोपस एसेट्रा। ये मोलस्का वर्ग में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इस वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर कांटे होते हैं। ये कांटे और कंकाल तंत्र कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये मृत्यजीवी समुद्री जंतु हैं और देह गुहा युक्त त्रिस्तरीय जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनकी गति में सहायक होता है, जैसे कि स्टारफिश, समुद्री अर्चिन एसेट्रा जो है वो इकाइनोडर्मेटा के वर्ग में आते हैं। आगे हम बात करेंगे कॉर्डेटा के बारे में।
कॉर्डेटा के अंतर्गत कॉर्डेटा में उन जंतुओं को रखा जाता है जिनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड एवं खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु यानी डोर्सो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। सभी कॉर्डेटस द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिकी एवं देह गुहा युक्त होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित एवं बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जैसे कि बेलेनोग्लोसस यानी टंग वर्म, बेलेनोग्लोसस। आगे हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा कशेरु की। वर्टिब्रेटा यानी कशेरु की, ये सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग होता है वर्टिब्रेटा। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है और पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, जो कि इन्हें चलने में हेल्प करती है। इस समूह के जीवों में देह गुहा, नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय कशेरुक दंड और मेरुरज्जु अवश्य पाए जाते हैं। इनका शरीर भी त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित होता है। इस वर्टिब्रेटा या कशेरुकी समूह को 5 उपसमूहों में विभाजित किया जाता है। वो 5 उपसमूह हैं पीसेस और फिशेस यानी मत्स्य। इस समूह के अंतर्गत शार्क, रोहू, ट्यूना और समुद्री घोड़ा एंड कैटफिश आते हैं। और उभयचर एम्फीबिया के अंतर्गत जैसे टोड, मेढक एक्सेट्रा। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। पक्षी एविस और बर्ड्स जैसे कबूतर, गौरैया, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा। स्तनधारी यानी मैमल्स के अंतर्गत कंगारू, मनुष्य, चमगादड़, ब्लू व्हेल एक्सेट्रा। एकीडना, प्लेटिपस आदि इन सबसे भिन्न अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। आगे हम बात करेंगे सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचना व संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ऐसे जीव जो कि एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय, और ऐसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। सर्वप्रथम जीवित एवं मृत कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम ग्रैन्यूल सेल की होती है, और मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम की, और सबसे लंबी कोशिका तंत्र के न्यूरॉन की होती है। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक सेल्स। तो आगे हम इन दोनों के बारे में जानेंगे जो कि एक बॉक्स के जरिए दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जो है स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो अनुपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी अनुपस्थित होता है और केंद्रक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होता है। इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के द्वारा निर्मित होते हैं, वे कोशिका द्रव के विशेष क्षेत्र यानी न्यूक्लियोइड में मौजूद रहते हैं और कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या केवल 1 होती है। प्रोकैरियोटिक सेल इस प्रकार की कोशिकाएं जो जीवाणु और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल।
वहीं आगे हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वहीं यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। विषाणु और जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधों और जंतु में पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स यानी कोशिका द्रव्य अंगक के बारे में। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जो कि एक निश्चित कार्य करते हैं। तो इनका वर्णन आगे हम करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचनाएं मेसोसोम पाई जाती है, जो कि श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। लवक, प्लास्टिड। लवक यानी प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में पाए जाते हैं। लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर शिम्पर ने प्लास्टिड को 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्ग हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों वर्गों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, जो पत्ते का जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग का हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केंद्र हैं, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। वहीं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़कर पौधे में पाए जाने वाले जो जितने भी रंग है, ब्राउन, वो सारे रंग उत्तरदायी होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। कच्चे टमाटर पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो हरित लवक हैं वो वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। तो यहाँ पे रंगों के परिवर्तन के आधार पर आप देख सकते हैं किसको किस वर्णक में रखा गया है। सेब का लाल रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग जो है वो कैरोटीन होता है और हल्दी का जो रंग है पीला वो जैंथोफिल होता है। वहीं आगे हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक रंगहीन लवक है जो कि पौधों के संचय अंगों में पाया जाता है। ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचती है, यानी जड़ और भूमिगत तना जैसे कि मक्का, आलू, गेहूँ एसेट्रा, ये सारे ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं। आगे हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में। ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव में पाए जाने वाली चपटी नलिका सदृश रचनाएं हैं जो कि कोशिका में अंतः झिल्लिका तंत्र यानी मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और ये कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सतह पर राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ये स्मूथ होती है, चिकनी होती है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टीरॉयड संश्लेषण में सहायक होती है। वहीं खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ये खुरदरी होती है और ये प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती है। आगे हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी बॉडी को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य काम होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन यानी पैकेजिंग करना, स्टोरेज यानी संग्रहण व स्रवण यानी सेक्रेशन करना। गोल्जी काय गोल्जी लिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है।
वहीं आगे हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए व प्रोटीन से बनी रचनाएं होती हैं जिन पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। ये अंतःप्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या फिर गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था आरएनए को, राइबोसोम्स को। इन्हें पैलेट कण भी कहा जाता है, पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। आगे हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। राइबोसोम्स के बाद लाइसोसोम्स के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम्स जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका निर्माण गोल्जी कायों में होता है और ये अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन करके कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे स्फीरोसोम के बारे में। ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। ये वसा का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बात करेंगे हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रॉयल के बारे में, तारक काय व तारक केंद्र के बारे में। ये सभी जंतु कोशिका व निम्न पादपों की कोशिकाओं जैसे फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तारकाय दो बेलनाकार संरचनाओं तारक केंद्रकों से मिलकर के बना होता है। माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत पेरोक्सिसोम आता है जो कि पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन यानी फोटोस्पायरेशन और कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 उत्पादन में सहायक होता है। वही ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये मुख्यतः ग्लाइऑक्सिलेट चक्र यानी जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस में भाग लेते हैं। किस में भाग लेते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस में भाग लेते हैं। आगे हम बात करेंगे रसधानी यानी वैक्यूल्स के बारे में। कोशिका द्रव में जल, रस और उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे कि रसधानी कहा जाता है। रसधानी एकल झिल्ली से घिरा होता है। पादप कोशिका में ये कोशिका का 90% तक स्थान घेरता है और उसे कठोरता और सहारा प्रदान करता है। कुछ विशिष्ट रसधानियां अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का काम भी करती हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया यथा नील हरित शैवाल आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। नील हरित शैवाल जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसी कारण इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक जो है वो 4 भागों से मिलकर के बना होता है। किस किस से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से और क्रोमैटिन नेटवर्क से मिलकर के बना होता है केंद्रक। तो एक एक करके इन चारों भागों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली के बारे में। केंद्रक झिल्ली दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो कि केंद्रक को चारों ओर से घेरी रहती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव से पृथक रहता है। बाहरी झिल्ली अंतःप्राद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है जिस पर कि राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। दूसरा जो भाग है केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसे कि केंद्रक द्रव कहा जाता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। वही केंद्रिका यानी न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी सी गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है जिसे कि केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। ये राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थल है। इसे आरएनए भंडार गृह भी कहा जाता है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है। वहीं जो इसका केंद्रक का चौथा जो भाग है क्रोमैटिन नेटवर्क यानी क्रोमैटिन जालिका, केंद्रक द्रव में ये अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कि क्रोमैटिन जाल कहा जाता है। विभाजन के समय यही क्रोमैटिन जाल संघनित व व्यवस्थित होकर के रॉड मोटी छड़ जैसी हो जाती है जिसे कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से बनी रचना होती है।
तो आगे हम बात करते हैं फिर क्रोमोसोम के बारे में, यानी गुणसूत्र के बारे में। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडली धागे के रूप में दिखाई देता है कोशिका के केंद्रक में, और कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र डीएनए और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो कि 40% का बना होता है, सब 40% ये होता है। तो ये गुणसूत्र जो है वो डीएनए और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री के होते हैं और पुरुष में समान रहते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री और पुरुष में समान रहते हैं, लेकिन जो 23वां जो जोड़ा होता है वो स्त्री में XS और पुरुष में XY होता है। इसी 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 क्रोमोसोम से इकट्ठा हो रहता है। गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ सरीसृप जैसे मगरमच्छ, छिपकली, इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इन जीवों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। आगे हम बात करेंगे डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो डीएनए जो है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन के साथ मिल करके गुणसूत्र की संरचना बनाता है। ये कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। मूल रूप से ये आनुवंशिक पदार्थ है जो कि लक्षणों यानी ट्रेट्स या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का काम करता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के मटेरियल से निर्मित होता है। तो वो 3 पदार्थ है, नाइट्रोजन क्षार यानी नाइट्रोजन बेस, सुगर और फास्फोरिक अम्ल। इन 3 संरचनाओं से, 3 मटेरियल से निर्मित होता है डीएनए की संरचना। नाइट्रोजन बेस बनता है प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आपके एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, पिरामिडिन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। वहीं जो दूसरा मटेरियल है वो है सुगर। डीएनए में 2D ऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस नाम की 5 कार्बन शुगर होती है। तीसरा जो मटेरियल है फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा एडेनिन का थाइमिन के साथ में और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ में पेयरिंग होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पिरामिडिन क्षार पाया जाता है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आगे हम बात करेंगे आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। आरएनए कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। ये एकल कुंडलित संरचना होता है। ये मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है। वैसे तो ये कुछ वायरस जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस यानी टीएमवी आदि में ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए जो है वो 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए, जिसको कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m आरएनए। मैसेंजर आरएनए डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर लाने का काम करता है। दूसरा राइबोसोमल आरएनए, इसका निर्माण न्यूक्लियस में होता है, केंद्रिका में होता है। ये कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता करना होता है। और तीसरा जो भाग है आरएनए का वो है ट्रांसफर आरएनए। ये सभी आरएनए में सबसे छोटा होता है। इसका मुख्य काम अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना होता है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी H.G. खुराना की महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें नील बर्ग और रॉबर्ट होले के साथ में संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था H.G. खुराना को। तो आगे हम जानते हैं कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए।
तुलना करते हैं हम डीएनए और आरएनए की उनके गुण के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, वही आरएनए साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। पिरामिडीन क्षार की बात करें तो साइटोसिन और थायमीन होता है डीएनए में, और आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होता है। प्यूरिन क्षार, डीएनए में एडेनिन प्यूरिन क्षार होता है और ग्वानिन होता है, और आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन होता है। दोनों में ही प्यूरिन क्षार में एडेनिन और ग्वानिन होता है। पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। काम की बात करें तो डीएनए आनुवंशिक संरचनाओं का हस्तांतरण करता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे हम बात करेंगे जीन यानी वंश, जीन के बारे में। जीन आनुवंशिकता के बारे में। जीन जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वो भाग होता है जो कि किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए और आरएनए, वायरस में जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में ये केवल डीएनए का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन कोडिंग जीन्स का है। 20,000 से 25,000। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, यानी किसी भी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो कि विशिष्ट उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है। कोशिकीय उत्सर्जित पदार्थ, सेलुलर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो कि पादपों के लिए अनुपयोगी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उत्सर्जित पदार्थ हैं अफीम, ओपियम। ओपियम पोस्ता यानी पेपवेयर सोमनीफेरम के कच्चे फल से मिलता है। खुनैन जो है वो सिकोना की छाल से निकलता है। रेस्प्रिन राउवेल्फिया की जड़ों से प्राप्त होता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैफीन कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होता है। थीन चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। मैरिजुआना भांग से प्राप्त होता है। भांग का रासायनिक हो जाएगा कैनेबिस स्टाइवा। एट्रोपिन एट्रोपा की जड़ों से प्राप्त होता है। और हींग यानी एस्टाफोइटिडा जो है ये फेरुला एस्टाफोइडा पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन होता है हींग। रबर हीबिया पौधों से प्राप्त और लेटेक्स है। कत्था जो है कैच्यू ये एकेसिया पौधों की लकड़ी से प्राप्त होता है। कॉर्क जो है वो ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कॉर्क। आगे हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर को जानेंगे। क्या अंतर है इन दोनों में, इनके गुणों के आधार पर। आकार के बारे में यानी साइज में अगर तुलना करें तो जो जंतु कोशिका है ये छोटी होती है, ये 10 से 30 म्यूमीटर तक होता है, जबकि पादप कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, ये 10 से 100 म्यूमीटर तक लंबी होती है। शेप के बारे में बात करें तो जंतु कोशिका विभिन्न आकृतियों की होती है, ये गोलाकार या अनियमित आकार की हो सकता है। वहीं पादप कोशिकाएं ज़्यादातर आकार में समान होती है और चौकोर या घनाकार आकृति में होती है। एनर्जी स्टोरेज में बात करें तो जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वहीं पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। ग्रोथ जंतु कोशिका में आकार में वृद्धि कोशिकाओं में वृद्धि होने से होती है, वहीं पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार में वृद्धि से करने से होती है। सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वहीं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। सीलिया जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका मुख्य काम कोशिका को गति प्रदान करना होता है, लेकिन सीलिया पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनेसिस जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान केंद्रक द्रव्य विभाजित होकर के अलग हो जाता है। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टिका यानी सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है, जिससे कि कोशिका विभाजित हो जाता है। प्लास्टिड्स लवक के आधार पर बात करें तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में लवक और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं वो पाए जाते हैं पादप कोशिका में। राजधानी
जंतु कोशिका में कई छोटी छोटी राजधानियां हो सकती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो कि पादप कोशिका में 90% स्थान घेरती है। आगे हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है, कोशिका विभाजन। पैतृक कोशिका यानी पेरेंट सेल से कई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। पैतृक कोशिका से नई डॉटर सेल के बनने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन दो तरह की होती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और मेयोसिस। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और ये विभाजन कोशिकाओं के गुणन, वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए होता है। समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। वही अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिका में पाया जाता है। ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं यानी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में इस विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक यानी हैप्लॉइड गैमेटी बनते हैं जो कि निषेचन क्रिया के द्वारा पुनः द्विगुणित यानी डिप्लॉइड अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। मियोसिस 2 चरण में पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन पहले चरण में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है जिसके फलस्वरूप डिप्लॉइड युग्म बनते हैं, द्विगुणित युग्मक बनते हैं। वही अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं जो कि निषेचन में भाग लेते हैं। समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है, वहीं अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। समसूत्री विभाजन केंद्रक में एक ही विभाजन होता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में समान रहती है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन 2 बार विभाजन होता है केंद्रक में, अर्धसूत्री विभाजन में, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। फलतः गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन में पुनरावस्था यानी प्रोफेस अपेक्षाकृत सरल व कम अवधि की होती है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन में 5 उप अवस्थाओं में पूर्वावस्था 5 उप अवस्थाओं में बटी रहती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस में। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और काइजमेटा नहीं बनते हैं। वहीं अर्धसूत्री विभाजन में काइजमेटा बनने व क्रॉसिंग आवर होने के कारण ही संतति कोशिकाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य पट्टिका यानी इक्वेट्रोलियर प्लेट में व्यवस्थित होते हैं और द्विसूत्री यानी डबल थ्रेडेड होते हैं। वहीं अर्धसूत्री विभाजन में मेटाफेज फर्स्ट गुणसूत्र 4 सूत्री 4 थ्रेडेड हो जाते हैं, जबकि मेटाफेज सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है और अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, वहीं अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या है महत्व समसूत्री विभाजन का? समसूत्री विभाजन से वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक होता है और जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है अर्धसूत्री विभाजन। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रेस्पिरेशन यानी श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये कुछ विशिष्ट अणुओं को अपने आर पार आने या फिर जाने देती है।
गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना होता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन यानी अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से कैंसर हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन में वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है समसूत्री विभाजन। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम होते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीजेट ने किया था। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कि कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान होते हैं। पौधे के अधिकांश उत्तक यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं, जिनमें कि अधिकांश मृत होते हैं। इसके विपरीत जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित रहते हैं। उत्तक की बात ही हो रही है तो बात करते हैं प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक के बारे में। उत्तकों का विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को दो वर्गों में रखा गया है। विभज्योतक उत्तक यानी मेरिटेमेस्टिक टिश्यू और स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन कार्य होता है कोशिका विभाजन के द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना। कोशिकाएं विभाजित होकर के पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायक होती है। पौधों की जड़ और तने के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं पार्श्व भाग में पार्श्वस्थ विभज्योतक उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उपस्थित होता है। पत्तियों के आधार पर अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक यानी इनक्लेरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि स्थायी उत्तक के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। इनके प्रमुख लक्षण हैं विभज्योतक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती हैं और इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ये आपस में सघनता से जुड़ी रहती है, इसलिए इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और सघन एवं पर्याप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। वही हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक के बारे में। तो स्थायी उत्तक विभज्योतक उत्तकों से बनते हैं और इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। स्थायी उत्तकों का एक निश्चित आकार होता है। ये कोशिकाएं जीवित या मृत होती हैं। कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती हैं। इसमें राजधानी मुक्त कोशिका द्रव्य होता है। परमानेंट टिश्यू में राजधानी युक्त कोशिका द्रव्य होता है। स्थायी उत्तकों को दो भागों में सरल उत्तक और जटिल उत्तक में विभाजित किया गया है। तो सरल उत्तक क्या है यानी सिंपल टिश्यू क्या है? ये उत्तक जो ऐसे हैं जो कि एक समान कार्य करते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होने, समान उद्भव और समान कार्य करने के कारण ये सरल उत्तक कहलाते हैं। इसके कुछ प्रकार भी हैं सिंपल टिश्यू के। मृदु उत्तक पेरेन्काइमा पौधों का संरक्षण करता है और पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। साथ ही उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। वहीं स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन निर्माण भी करता है। दृढ़ उत्तक स्केलेनकाइमा रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। पौधों के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है दृढ़ उत्तक। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर के एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये जल, खनिज और तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। तो क्या है जाइलम? जाइलम पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों की विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें जल संवहन उत्तक भी कहा जाता है जाइलम को।
वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये जीवित ऊतक होते हैं जो कि भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। ये वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है फ्लोएम। यदि किसी भी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों के द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है और वृक्ष जो है वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। आगे हम बात करेंगे ऊतक तंत्र के बारे में। ऊतक तंत्र क्या है? जब एक या एक से अधिक ऊतक मिलकर के किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वो ऊतकों के इस समूह को ऊतक तंत्र कहा जाता है। पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं: बाह्य त्वचीय ऊतक का कार्य, भरण ऊतक का कार्य और संवहन ऊतक का कार्य। बाह्य त्वचीय ऊतक का क्या कार्य है? सुरक्षा प्रदान करना और जल की हानि को रोकना। भरण ऊतक का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्र करना और सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। और संवहन ऊतक का क्या कार्य है? जल, खनिज लवण और भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करना है संवहन ऊतक का कार्य। वार्षिक वलय क्या है? एनुअल रिंग्स। विभिन्न ऋतुओं में पौधों में परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ये वार्षिक वलय 1 वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी गिनती करके वृक्ष की अवस्था की जानकारी प्राप्त की जाती है वार्षिक वलय से। द्वितीयक वृद्धि क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। अधिकांश द्विबीजपत्री में एधा यानी कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ यानी तना और जड़ों की मोटाई में वृद्धि हो जाती है, जिसको कि सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे जंतु ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। वो ऊतक हैं उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल ऊतक। उपकला ऊतक का काम शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना है, साथ ही श्रवण या उत्सर्जन, संवेदन और अवशोषण की क्रिया पूर्ण करना है। ये शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का भी कार्य करता है। उपकला ऊतक। एपिथीलियम ऊतकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो वो वर्ग हैं जिसमें एपिथीलियम ऊतकों को बांटा गया है, एपिथीलियम टिश्यू को, वो है कवरिंग एपिथीलियम और ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम ऊतक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि ग्लैंड्स यानी ग्रंथि का निर्माण करते हैं। कवरिंग एपिथीलियम को 2 भागों में बांटा गया है, सरल यानी सिंपल और संयुक्त यानी कंपाउंड में। सरल एपिथीलियम ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सरल एपिथीलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला शल्की एपिथीलियम यानी स्क्वैमस एपिथीलियम। ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं, जैसे जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तरबंध, जिससे कि जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर बनते हैं। स्तंभाकार एपिथीलियम यानी कॉलमनर एपिथीलियम। इनका कार्य अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी होता है। तीसरा प्रकार है सरल एपिथीलियम का घनाकार एपिथीलियम। ये लार ग्रंथि क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि यानी स्वीट ग्लैंड, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। रोमक या पक्षमाभी एपिथीलियम यानी सिलिएटेड एपिथीलियम। इनकी मुख्य सतह पर रोम यानी सीलिया पाया जाता है। ये अंडवाहिनी, श्वास नली और मुख गुहा में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों और शरीर को आकार प्रदान करने और उसे बनाए रखने का काम करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इन ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कंकाल ऊतक यानी स्केलेटन टिश्यू और तरल ऊतक यानी फ्लूइड टिश्यू। तो एक एक करके हम इन तीनों टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत कई सारे ऊतक आते हैं, जैसे कि एरियोलर ऊतक, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू लचीले यानी लूज संयोजी ऊतक भी कहते हैं एरियोलर ऊतक को। ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। इनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं: फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेस। 3 प्रकार की ये कोशिकाएं हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कोलेजन और इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। वही मास्ट सेल जो है ये हिस्टामिन,
हिपेरिन और सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। वही मैक्रोफेजेज सूक्ष्मजीव और विजातीय कणों को नष्ट करने का काम करती है। वसा संयोजी ऊतक क्या है? एडिपोज टिश्यू ये जो है त्वचा की नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। वसा संयोजी ऊतक ये वसा का संश्लेषण, संग्रहण और उपापचय करते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाता है। वहीं आगे हम बात करेंगे श्वेत ऊतक के बारे में, यानी व्हाइट टिश्यू क्या है। ये विशेषीकृत संयोजी ऊतक है। कपाल हड्डियों यानी स्कल बोन्स के बीच इनकी अवस्थिति उन्हें अचल बनाती है। टेंडन क्या है? टेंडन घना मजबूत तंतुमय ऊतक है जो कि मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, उसको बोलते हैं टेंडन। लिगामेंट्स किसको बोलते हैं? लिगामेंट्स एक घना तंतुमय यानी फाइबर संयोजी ऊतक है। ये अस्थियों के जोड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने के कारण ही मनुष्य अपनी गर्दन, उंगलियां और पैरों को आसानी से घुमा पाता है, लिगामेंट्स की वजह से। कंकाल ऊतक स्केलेटन टिश्यू क्या है? ये शरीर को और अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान कर उन्हें मजबूती से जोड़ता है। ये शरीर का अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन बनाता है, जो कि कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। ये कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। स्केलेटन टिश्यू दो तरह के होते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज ऊतक और अस्थि यानी बोन टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू की बात करें तो ये एक ठोस लेकिन अर्ध कठोर और लचीला संयोजी ऊतक है। इसके मैट्रिक्स की रचना कोड्रीन नामक प्रोटीन से होती है। इसकी कोशिकाओं को कोन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, जो कि छोटे स्थान लैकूना में अवस्थित होता है। अस्थि ऊतक बोन टिश्यू क्या है? ये एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। इसका मैट्रिक्स ओसेन नामक प्रोटीन का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फ्लोराइड लवणों से समृद्ध होता है। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में पाए जाने वाली खोखली गुहा यानी हॉलो कैविटीज या स्थान मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटीज कहलाती है। एडिपोज ऊतकों से भरी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहलाती है। लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो अस्थियों के सिरों के पास पाई जाती है और अस्थियों के मध्य में पीले अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं तथा पीली अस्थि मज्जा के द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे तरल ऊतक के बारे में। तो तरल ऊतक रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इनकी कोशिकाएं प्लाज्मा नामक द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। ये कोशिकाएं तीन तरह की होती है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तीन तरह के होते हैं ये। पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू क्या है? प्रचालन और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। गतिशीलता यानी मोबिलिटी और संकुचनशीलता यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जीवों के शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इस गतिशीलता और संकुचनशीलता में मायोसिन और एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। अरेखित पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। अरेखित या अनैक्षिक यानी अनस्टिप्ड और इनवॉल्यूंटरी मसल्स, रेखित या ऐक्षिक स्पीड और वॉलंटरी मसल्स, और तीसरा हृदय पेशी कार्डियक और हार्ट मसल्स। तो तीनों पेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अरेखित या अनैक्षिक पेशी के बारे में जानते हैं। अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैक्षिक पेशी कहा जाता है। ये आइरिस, वृषण यानी टेस्टिस और मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन और प्रसारण के कारण होता है। अरेखित या अनैक्षिक पेशी के। रेखित या ऐक्षिक पेशी
रेखित पेशी जंतु के कंकाल से संबंध रहती है और इनमें ऐक्षिक गति होती रहती है, जिस कारण इन्हें कंकाल पेशी यानी स्केलेटन मसल्स या ऐक्षिक पेशी कहा जाता है। इसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें कि अनेक मायो फाइब्रिल होते हैं। ये बाह यानी आर्म, पैर, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती हैं। ये पेशियां तंत्रिका के द्वारा उत्तेजित होती हैं। हृदय पेशी हृदय की भित्ति बनाती है। इसमें अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं, लेकिन ये अनैक्षिक होती है। ये स्वभावतः अनैक्षिक होती हैं। इनमें संकुचन एवं प्रसारण होता रहता है। इनके संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा ना होकर के स्वयं पेशियों के नियंत्रण के द्वारा होता है। आगे हम बात करते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में, यानी न्यूरल टिश्यू के बारे में। तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें कि तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना इनकी विशेषता होती है। तंत्रिका कोशिका संवेदन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इसे न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे कि एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन में छोटी शाखा वाले अनेक प्रवर्ध भी होते हैं, जिन्हें कि डेंड्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं और एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ करके सिनेप्स बनाती है। क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है। आगे हम मानव शरीर के तंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र की क्या प्रक्रिया है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को 2 भागों में बांटा गया है, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल क्या है? एलिमेंट्री कैनल और गैस्ट्रोनेस्टियल ट्रैक्ट। ये एक लंबी व सतत नलिका है जो कि मुख यानी माउथ से गुदा यानी एनस तक फैली हुई होती है। मनुष्य का आहार नाल लगभग 30 फीट लंबा होता है, जो कि कुछ अनेक भागों में बटा होता है, जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इन 5 भागों के बारे में हम जानते हैं। मुख गुहा यानी ओरल कैविटी और बुस्कल कैविटी। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। स्वाद का अनुभव करने के लिए हम जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स पाई जाती है, जो कि मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। मम्प्स, जो कि गलसुआ वाली जो बीमारी होती है, ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैली हुई बीमारी होती है, जिसमें कि पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है? डाइजेस्टिव इन माउथ कैविटी। पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही होता है, जहाँ पे भोजन को लार यानी सलाइवा की सहायता से मथा जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, जिनमें कि 99% जल और 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। लार टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है लार में, जो कि भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो कि भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड्स माल्टोज में तोड़ता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड यानी स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया जो है वो है दांत, अगला भाग है। मनुष्य जो है वो विषम दंती यानी हेट्रोडोंट होता है, यानी मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक यानी इंसीजर, रत्नक यानी कैनाइन और अग्रचर्वक यानी प्रीमोलर और चवड़क यानी मोलर। कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं, जिनका काम होता है भोजन को काटना। कैनाइन जो होता है ये नुकीली दांत होती है, जिनका काम होता है भोजन को फाड़ना।
अग्रचर्वक जो होता है, अग्रचर्वक और चर्वक को गाल दंत कहा जाता है, यानी चिक टीथ कहा जाता है, जिनका काम भोजन को पीसना होता है। तीसरे चौड़क लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं। 20 साल में तीसरा चौड़क निकलता है, जिसको कि विजडम टीथ कहा जाता है, बुद्धि दंत कहा जाता है। मनुष्य में रदनक व बुद्धि दंत अवशेषी संरचना यानी वेस्टिगियल स्ट्रक्चर्स हैं। इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ माउथ, मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का। लगभग इनेमल जो है लगभग 98% कैल्शियम लवण, जिसमें कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 98% कैल्शियम लवण से मिलकर के इनेमल बना होता है, जिसे कि फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। अगला पार्ट है ग्रसनी, पैराइक्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रास नली, मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और ये एक लंबी नली है जो कि आमाशय में खुलती है। इसके क्रमाकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। इसके पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ पे कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है ग्रास नली में। आमाशय, आमाशय वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना होती है जो कि 3 भागों में बटी होती है। अग्र भाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक और पश्च भाग पाइलोरिक। आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है? डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं जो कि अत्यधिक अम्लीय होती है, जिनका अम्लीय मान होता है, जिसका पीएच मान होता है 1.8। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन और रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को सरल अणुओं, पहले प्रोटियोज और फिर पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोनेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है और ये रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर आमाशय की रक्षा करता है। आंत, इंटेस्टाइन। मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे कि भोजन अवशोषण के लिए अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र होता है, सरफेस एरिया मिल सके भोजन अवशोषण के लिए। मनुष्य की आंत को 2 भागों में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में विभक्त है, गृहणी यानी डियोडंडम, अग्र क्षुद्रांतु यानी जेजुनम और क्षुद्रांतु यानी इलियम। आमाशय से निकलने के बाद भोजन अम्लान यानी कायम कहलाता है। आमाशय से निकलने के बाद भोजन कायम कहलाता है। ये कायम गृहणी में पहुंचता है, जहां सबसे पहले यकृत से निकल करके पित्त रस इसमें मिलता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पित्त रस कायम को क्षारीय बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकार कायम में मिलता है। अग्नाशय रस जो है वो आकर के कायम में मिलता है और इसके बाद ये इलियम में पहुंचता है, जहाँ पे आंत्र रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन की पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटा होता है। छोटी आंत में स्थित रसाकुंज यानी विली के द्वारा होता है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ पे जल का अवशोषण होता है और शेष कायम मल के रूप में मलाशय में एकत्र होकर के गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है? छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस मिला दिए जाते हैं। 3 रस। पित्त रस किस प्रकार से मिलते हैं? बाइल जूस। पित्त रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है, जो कि पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होते हैं। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है।
पित्तरस में पित्तवर्णक यानी बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवार्डिन आदि भी पाए जाते हैं। पित्तरस में उपस्थित दो लवण सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिला करके छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिसे कि वसा का इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ ईट कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के अवशोषण में भी पित्तरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी भी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है। आगे हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस के बारे में। किस प्रकार से बनता है अग्नाशय रस? अग्नाशय रस क्षारीय होता है जो कि अग्नाशयी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% जल और शेष 2% एंजाइम व लवण सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस में। आंतरस इंटेस्टाइनल जूस, ये हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है जो कि आंत्र ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंतरस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंतरस में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं जैसे कि माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और अगला जो एंजाइम है सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। लेक्टोज और ग्लूकोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इरेप्सिन डाई और ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड जो है प्रोटीन के अवयव होते हैं। डाई और ट्राईपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है इरेप्सिन। तो इसी प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। बड़ी या छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में ये लगभग 5 फीट लंबी होती है और 2.5 इंच चौड़ी होती है। बड़ी आंत 3 भागों में बांटी गई है, सिकम, कॉलन और मलाशय। सिकम, वृद्धांत और रेक्टम। मनुष्य में सिकम से एक मुड़ी हुई यानी ट्विस्टेड और कुंडलित कॉइल लगभग 2 इंच लंबी रचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत कोई भी एंजाइम स्राव नहीं करती है। इसका काम केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। पाचक ग्रंथियाँ। आगे हम पाचक ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लीवर यानी यकृत। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो कि यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली यानी पित्ताशय में सांद्रित और जमा होता है। ये विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का मेन काम होता है। वैसे तो पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पित्त लवण भोजन विशेषतः वसाओं के पाचन के लिए अत्यावश्यक हो जाता है। पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है। लंबे समय तक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण, विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? यकृत सिरोसिस नामक रोग। यकृत के और भी कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? अन्य कार्य, बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण करता है यकृत, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है, एंजाइमों का स्रवण, हिपैरिन का स्रवण और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करता है लीवर। आगे हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में, जो कि अगला तंत्र है। अग्नाशय। अग्नाशय यू आकार का यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह काम करती है। बहिस्रावी भाग में क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें कि एंजाइम होते हैं और अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक। अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में चेंज करने के लिए परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह काम करता है।
अब आगे हम श्वसन तंत्र को जानेंगे। श्वसन तंत्र कितने हैं, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। श्वसन तंत्र कई सारों अंगों से मिलकर के बना है, जैसे कि नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली और लंग्स, फेफड़े। इसके अतिरिक्त ब्रोंची, ब्रोकी और ब्रोकियोल्स, इसके अंतर्गत ब्रोकी और ब्रोकियोल्स, डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियां भी श्वसन में सहायक होती हैं। नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग होता है। ग्रसनी पाचन व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली वक्ष गुहा यानी थोरैकिक कैविटी में विभाजित होकर के दो श्वासनियों यानी दो ब्रोंकस में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंच करके श्वासनिकाओं ब्रोंकियल्स में बढ़ जाती है और इनका अंतिम छोर वायु कोश यानी एयर सैक और एल्वेओली में खुलता है और प्रत्येक वायु कोश फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्य की इकाई होती है। फेफड़े, लंग्स। वक्ष गुहा में दोनों तरफ एक एक स्पंजी, गुलाबी और लगभग शंकु आकार फेफड़ा पाया जाता है। बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदय खांच यानी कार्डियक नोच कहते हैं, जिसमें कि हृदय स्थित रहता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनरेट ब्लड फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचता है। ये मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में। फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त यानी ऑक्सीजनरेट ब्लड फुफ्फुस शीरा पल्मोनरी वेन के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। ये मानव शरीर का एकमात्र ऐसा शीरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है। डायफ्राम की उपस्थिति में स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। अब आगे हम बात करेंगे एस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में। तो